अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारी फ़िज़िक्स की क्लास है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होती है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम ये देख सकेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, एरर्स क्या होते हैं और साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे फ़िज़िक्स के हवाले से। ठीक है, अब हमने हमेशा सुना है कि फ़िज़िक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें यह है कि आप जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ही अच्छा आपको ये सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि फ़िज़िक्स क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स है क्या, ये वर्ड कहाँ से आया। फ़िज़िक्स वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, फ़िज़िकोस, जिसके मीनिंग होते हैं नेचुरल, कुदरती होना। अब ये ब्रांच होती है, डील कर रही होती है मैटर और एनर्जी के साथ। मैटर और एनर्जी के साथ ये ब्रांच डील करेगी। इसमें हम टोटली यही पढ़ेंगे, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के हवाले से। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन हम कुछ ही डिस्कस कर सकेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। सबसे पहली ब्रांच जो है आपकी वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स डील करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ, किसी भी फोर्स के रेफरेंस के साथ और फोर्स के रेफरेंस के बगैर। तो अब इसमें क्या है, इसकी एग्जांपल क्या होगी, ऐसा है कि एक पर्सन है, उसके पास एक बॉल है। अगर वो बॉल को किक करना चाह रहे हैं तो बॉल इस वक्त आपके पास ऑब्जेक्ट है, और अगर आप किक करें, किक करने में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है, तो वो बताएगी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव हुआ। तो उसमें बताएगी कि भाई क्या फोर्स लगी, कैसे लगी। तो ये सारी चीज़ें जो डील होती हैं ये मैकेनिक्स में डील होंगी। सेकंड ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि नाम से ही शो है कि ये डील कर रही होती है जो इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल चार्जेस को जो है हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कि आपकी बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, और उसमें कौन से फेनोमेनाज यूज़ हो रहे हैं, कौन से इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, ये सब जो है हम इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ेंगे। थर्ड ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में जो है ये ब्रांच है, ये डील करेगी आपके ऐसे मुशाहिदे, ऐसे लॉज, ऐसे असूल के साथ जो कि रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों से। ठीक है, आपकी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रही है, मैग्नेटिज्म भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसी डिवाइसेस के साथ ऐसे लॉज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हो, मैग्नेटिज्म भी हो, उसमें ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच उन चीज़ों के साथ, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है। हर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कोई ना कोई लॉ होता है कि वो किस पर्पस के लिए बना है। अब ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो है ये डील करती है ऐसी चीज़ों की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के साथ, सॉलिड मटेरियल की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के साथ, रिजिड बॉडीज़ जो होती हैं हमारी, उनके साथ ये डील करेगी। उनकी खुसूसियात बताएगी कि वो कैसी हैं, क्या हैं, उनके साथ जो है डील करती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स डील करती है एटम्स की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के साथ। आपने एक चीज़ छोटी क्लासेस में भी सीखी होगी, सुनी होगी कि सब चीज़ें मिलके एटम से ही बनी है। तो ये एटॉमिक फ़िज़िक्स है, ये डील करेगी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ जो है एटम्स के, कि इसका क्या काम है, ये किस तरह से बना हुआ है, इसका क्या काम है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स में। इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट ब्रांच है हमारी न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है ये डील कर रही होती है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आइटम्स। एटम्स के न्यूक्लियस के साथ जो है ये डील कर रही होती है। एटम का न्यूक्लियस है, उसका क्या काम है, कौन सा न्यूक्लियस है, ये इन सब चीज़ों के साथ न्यूक्लियर फिज़िक्स डील करती है। एटम के न्यूक्लियस के साथ उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सब चीज़ें जो आ रही होती हैं हमारी न्यूक्लियर फिज़िक्स में आ रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम डील करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स में ही डील करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है
हमारी प्लाज्मा फिज़िक्स जो है डील कर रही होती है प्रॉपर्टीज़ के साथ जो हाईली आयनाइज्ड आइटम्स होते हैं उनके बारे में जो है हम पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी खुसूसियात के बारे में जो है हम प्लाज्मा फिज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स डील करती है हमारी उन ब्रांचेस के साथ, इन चीज़ों के साथ, उन एप्लीकेशंस के साथ जो इसमें फ़िज़िकल मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि बायो में अगर हमें एक बॉडी है, हमें कोई फॉसिल्स मिलते हैं, किसी एनिमल्स के या प्लांट के फॉसिल्स मिलते हैं। अब उन्हें हमने ये फाइंड करना है कि इसको कितना टाइम हो गया, इनकी एज क्या है, कितने साल पुराने। तो ये सब चीज़ें जो डील हो रही होती है बायोफिज़िक्स में ही डील हो रही है। फ़िज़िक्स के ही लॉस लगा के हम उनकी एज फाइंड करते हैं कि इन्हें कितना टाइम हो गया है, आया ये कितने साल पुराने हैं, क्योंकि फॉसिल्स हमें तभी मिलेंगे जब बहुत टाइम गुजर गया होगा। अब उन बॉडीज़ को देख के तो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कैसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ़िज़िक्स के ही लॉज वगैरह अप्लाई करते हैं, फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि बॉडीज़ कितने साल, फॉसिल्स जो हैं वो कितने साल पुराने हैं। इसके बाद हमारे पास एरर्स हैं। एरर्स क्या होते हैं हमारे पास? एरर्स ऐसी वैल्यू है, ऐसी चीज़ें, गलती। नॉर्मली एरर का मतलब होता है गलती होना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एरर एक ऐसे वैल्यूज़ होती है जो आपने, लेट्स सपोज कि आपने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, आपको पता होता है एक इसकी फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, आपके पास जो आंसर आना है वो फिक्स्ड वैल्यू यही है, लेकिन आपने परफॉर्म किया, आपके आंसर में कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है, कहीं ना कोई गलती आ गई। तो जो अब आपके पास वैल्यू आई है वो तो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग तो वो थी जो आपके पास फिक्स थी। अब उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका एरर है, ठीक है। एरर्स बहुत 3 तरह के होते हैं हमारे पास। नंबर 1 पे होता है हमारे पास पर्सनल एरर, नंबर 2 सिस्टमेटिक एरर, और नंबर 3 हमारे पास है रैंडम एरर, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल एरर को। पर्सनल एरर जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि इंसान के खुद की वजह से हो सकता है, पर्सन की वजह से होगा। ये किस वजह से होगा कि जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है उसके पास इतनी स्किल्स ही नहीं है कि वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके, या ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसको ऑब्ज़र्व करना ही नहीं आ रहा कि प्रैक्टिकल ऑब्ज़र्व होगा कैसे, उसको तरीका नहीं आ रहा, उसको पता नहीं है ऑपरेटर्स को कैसे चलाते हैं, या उससे सही हो नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है उसने करना क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल एरर कि पर्सन को चलाना ही नहीं है, ना ऑपरेटर्स यूज़ करना आया, ना ही उसको मेथड पता था कि उसने करना क्या है। अगर उसमें कोई एरर आएगा तो ये कहलाएगा पर्सनल एरर। नंबर 2 हमारे पास होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर तभी आएगा हमारे पास जबकि हमारे सिस्टम में एरर होगा। जैसे कि हम कोई डिवाइसेस यूज़ करें, हम वोल्टेज फाइंड करें, करंट फाइंड करें, रेजिस्टेंस फाइंड करें, हम कुछ भी फाइंड करें, हमारा जो है सिस्टम ही सही नहीं चल रहा, ठीक है। हमें अगर एक प्रैक्टिकल है, हमें एक प्रैक्टिकल में रेजिस्टर्स लगाने थे, रेजिस्टर्स हमें लगाने थे 5 ओम के, हमने लगा दिए 3 ओम के। तो इसका मतलब है अब जो आंसर आएगा हमारे सिस्टम का एरर था। हमारे सिस्टम का एरर ऐसे था कि हमें लगाना 5 ओम का रेजिस्टर था, हमने लगा 3 ओम का दिया, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। या कभी ऐसा होता है हमने वायरिंग करनी है, ठीक है, हमने वायर्स जोड़नी है, हमने वायर्स ही गलत लगा दिए, या हमारा ऑपरेटर सही नहीं चल रहा, बाय डिफ़ॉल्ट ही ख़राब था। तो ये सारे एरर्स जो डिस्कस होंगे ये सिस्टमेटिक एरर में डिस्कस होंगे। उसके बाद लास्ट हमारा आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है हमारे आसपास की कंडीशंस की वजह से होगा, जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वोल्टेज। हमें एक सिस्टम को चलाने के लिए अगर 240 वोल्ट चाहिए, ठीक है, वोल्टेज चाहिए। अब हमारे पास, हमने जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया, हम उससे ले रहे हैं, हम मेजर करें, उसमें 220 वोल्ट आ रहा है, तो ये क्या है, ये वोल्टेज की कमी की वजह से आ रहा होगा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर है, हमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं जिसमें बहुत सारों में टेम्परेचर देखना होता है, ठीक है। टेम्परेचर लेट सपोज हमें उसके लिए चाहिए 37 ही चाहिए, हम उस टाइम रूम का टेम्परेचर करें, एसी चला हुआ है या कुछ भी है, तो हमारा टेम्परेचर रूम का जो है वो कम हो गया होगा, 25 है,
30 है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसलिए हमारे प्रैक्टिकल में एरर आएंगे। अब हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिनमें आगे 5 है। सबसे पहला है इब्नुल हैशम, सेकंड नंबर पे है याकूब किंटी, उसके बाद है अल बैरूनी, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्नुल हैशम को। ये बसरा में पैदा हुए। ये स्कॉलर माने जाते थे अपने टाइम के, फ़िज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, एस्ट्रोनॉमी के। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे। इनकी जो बुक है ऑप्टिक्स पे है, किताबुल मनाज़िर। इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी, नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था, और एक थ्योरी दी थी जो कि नेचर ऑफ लाइट के मुतल्लिक थी। इसके बाद इन्होंने बताया था कि लाइट कैसे काम करती है। उन्होंने बताया था अगर हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहेंगी तो सबसे पहले जो है लाइट हमारी आंखों में एंटर होगी, उसके बाद दोबारा एमिट होगी रेज़ की फॉर्म में हमारी आंखों से। उसके बाद वो जो रेज़ हमारी आंखों से, आई से एमिट हुई हैं, निकली हैं, वो उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगी जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं। फिर वो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, वो विजिबल होगा और हम उसको देख सकेंगे। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया था जब उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर वापस आएंगी हमारी आंखों में, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और हमारी आंखों में वापस आएंगी, जिसके बाद जो है हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। उसके बाद फर्दर उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उन्होंने बताया था, लाइट, नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया तो उन्होंने बताया था कि एक एनर्जी की किस्म होती है। इन्होंने पिनहोल कैमरा इन्वेंट किया था और इन्होंने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दिए थे। इनकी जो बुक थी जिसके अंदर इन्होंने इंसानी आँख के बारे में जो कलेक्शन दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी, वो बहुत रिमार्केबल कलेक्शन है। वो आज तक के उसमें बेहतरीन मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है याकूब किंडी। याकूब किंडी भी बसरा में पैदा हुए थे। इन्होंने भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स पे रिसर्च की थी, बहुत सारी रिसर्च की थी इन पे, मोनोग्राफ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। इनका भी ज़्यादातर काम जो था वो साउंड पे था और ऑप्टिक्स पे था। इन्होंने क्या करा था, म्यूज़िकल नोट्स को एक्सप्लेन किया था। म्यूज़िकल नोट्स को फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो है एक्सप्लेन करके बताया था कि कैसी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आवाज़ कैसी आएगी, म्यूज़िक कैसा आएगा। फ्रीक्वेंसी लो होगी तो म्यूज़िक और वॉइस हमें कैसी सुनने में मिलेगी। इसके बाद फर्दर जो है इन्होंने नेचर को डिस्कस किया था। ये डाइवर्स नेचर के पर्सन थे। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारा काम किया था, बहुत सारी फील्ड में काम किया था। इनकी नई सोच थी, ये बहुत सारा काम किया इन्होंने, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड पे काम किया, डिफरेंट तरह का काम किया। नेक्स्ट हमारे पास है अल बैरूनी। अल बैरूनी जो है अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। इन्होंने कमोबेश 150 से ज़्यादा किताबें लिखी थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखी थी, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, आपके पास जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, रिलीजन है, ज़ूलॉजी है। इन्होंने क्या किया था, हर सब्जेक्ट को जो है एक नए एंगल से, नई साइड से दिखाया था। फर्दर इन्होंने ज़मीन का जो है अर्थ का सरकमफेरेंस भी फाइंड किया था, और ये भी इन्होंने ही बताया था, जैसे कि पहले ज़माने में ये बात कही जाती थी कि ज़मीन जो है एक फ्लैट बॉडी है, चपटी है। तो इन्होंने इस बात से इनकार किया था और इन्होंने कहा था कि ज़मीन चपटी नहीं है, फ्लैट नहीं है, राउंड है, गोल है। इन्होंने क्या किया था, उसके बाद चांद और सूरज की मूवमेंट, हरकत को भी डिस्कस किया था कि वो कैसे हरकत करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसी भी जगह के फाइंड करने के तरीके बताए थे। इन्होंने डिफरेंट मेटल्स की जो है डेंसिटीज फाइंड की थी। इसके बाद इन्होंने बताया था ज़मीन जो है वो स्पेस में इस तरह तैर रही है जैसे कि अगर हम कोई फ्रूट लें, ग्रेप लें, अंगूर लें, ये पानी पे तैरता है।
इसके बाद इन्होंने कहा था, इस बात से भी इनकार किया था कि ज़मीन जो है वो एक साकिन जिस्म है यूनिवर्स में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है ये पाकिस्तान में ही पैदा हुए। ये बहुत इंटेलिजेंट थे। इन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज़ लिया था फ़िज़िक्स में 1979 में, जो कि इन्होंने काम किया था GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पे। इसके बाद इन्होंने एक सेंटर कायम किया था, इंटरनेशनल सेंटर कायम किया था थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स के लिए इटली में, जहाँ पे कहते कि साइंटिस्ट आए, डेवलपिंग कंट्रीज़ से आए, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो काम करें, उसमें आए, उस कंपनी को जो है, उस सेंटर को जो है ज्वाइन करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है इंडिया में पैदा हुए थे। इन्हें जो है इनकी खिदमत पे हिलाल इम्तियाज़ अवार्ड मिला था। उसके बाद जो है इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। मुहब्ब वतन थे। जैसे ही इन्हें कामयाबियाँ मिली, इन्होंने वापस अपने वतन का रुख किया। अपने मुल्क आकर इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये बस यहीं तक था हमारा लेक्चर। कोई भी क्यूरियो असाइनमेंट इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।